हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस कैम। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉडल नंबर 3 जो रहेगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए। मॉडल नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं जो रहेगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा पूरा डिटेल में हम देखेंगे। एक जैसे कि हमने फर्स्ट मॉडल डिस्कस किया थॉमसन, फिर हमने देखा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड मॉडल के 3 लिमिटेशन निकल के आए थे। पहला लिमिटेशन था वो इलेक्ट्रॉन को लेके था कि अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसके ऊपर जब मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई किया गया तो पॉइंट गलत निकला। यानी कि थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एनर्जी डिक्रीज होता रहेगा और एट लास्ट अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस में फॉल हो सकता है और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। सेकेंड लिमिटेशन हमने ये पढ़ा था कि रुदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया था कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि ऑर्बिट है और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हमें बोहर मॉडल में मिलेगा। एक बात ध्यान रखना कि पूरा बोहर मॉडल एक साथ नहीं आएगा, यूनिट में हर एक टॉपिक के साथ कहीं ना कहीं बोहर मॉडल के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे। ठीक है, तो लगभग चीजें तो अभी हम कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स होंगे जो आगे डिस्कस किया जाएंगे। जैसे लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन इस यूनिट में आगे चलकर हमें मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो क्या होगा, गिवन बाय Niels Bohr इन 1913 में ये मॉडल दिया गया। It solved the limitations of रुदरफोर्ड मॉडल के जो लिमिटेशन थे वो यहाँ से सोल्व हुए थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो बेस पॉइंट था, ठीक है, बोर्स मॉडल जिसके ऊपर दिया गया, जिस मेन पॉइंट के ऊपर ये डिपेंडेंट था, वो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब ये थ्योरी क्या था हम इस यूनिट में इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। एक बार बस आपको पता होना चाहिए कि बोर्स मॉडल का जो पॉइंट था, जो बेस पॉइंट था, वो क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट था। ठीक है, ओके जी। तो अब इस मॉडल में क्या क्या कहा गया, जो मेन इसके पॉइंट्स थे वो क्या थे, जरा देख लेते हैं। एक दो चीजें सेम आएंगी, जैसे जो न्यूक्लियस को लेके पॉइंट था वो सही था, रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो बताया गया वो बिल्कुल एब्सोल्यूट था। क्या, एटम हैव ए स्मॉल heavy positive charge nucleus at the center, कि जो एटम है उसके सेंटर में क्या है, एक स्मॉल और हेवी पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस की फॉर्म में है, वो सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर, तो अगर हम पॉइंट जाए, पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें और सारी चीजें बेसिक नहीं आएगी, इसमें प्रोटॉन का डिस्कशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन, की न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चाहे तो हम इसमें लिख भी सकते हैं, लेकिन इसमें उससे थोड़ा सा आगे के पॉइंट्स लिखे जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द nucleus in a fixed circular orbit। अब इस चीज को देखिए, जो रुदरफोर्ड ने बोला था वो वहां पे सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट था, लेकिन बोहर ने क्या कहा था कि वो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है। वो ऑर्बिट क्या है, फिक्स है। कि रुदरफोर्ड ने ये जो वर्ड है फिक्स उसमें नहीं था, तो उसने सर्कुलर ऑर्बिट बोला, तो अट्रैक्शन की वजह से वो ऑर्बिट छोटा होता रहेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ऑर्बिट फिक्स है। ऑर्बिट फिक्स होने का मतलब उस ऑर्बिट का साइज है वो चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट के अंदर ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट था। इस बात को ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है फिक्स,
ये उसके अंदर नहीं था, वहां पे सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट था। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट छोटा होता रहेगा, तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको देखा गया कि ऑर्बिट छोटा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है, यानी कि ऑर्बिट का साइज चेंज नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में रहेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स ऑर्बिट। क्लियर? और अगर इसकी चीजें देखी जाए इसके अंदर की हम इसी पॉइंट को अगर हम आके लेके चले तो इसमें क्या आएगा कि each orbit have fixed number of इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिक्स होंगे। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज ऑल्सो फिक्स। अब ये फिक्स क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो फिक्स है। देखो ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स होती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस ऑर्बिट में फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का हमें एनर्जी पता है, तो ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स हो गया ना। तो ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो गया, फिक्स हो गया। और इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है एनर्जी लेवल। क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, या ये क्या बन जाएगा, स्टेशनरी। ये क्या बन जाएगा, स्टेशनरी स्टेट बन जाएगा इसका, यानी कि चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने भी पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब ऑर्बिट इज रिप्रेजेंट बाय, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया गया, एक तो यूज किया गया था नॉर्मल नंबरिंग का। किसका यूज किया गया था, नंबरिंग का यूज किया गया। नंबरिंग यानी कि 1 2 3 4, या हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फाबेट से, यानी कि के एल एम और एन, और ये आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है, हमें पता है। ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबरिंग का भी यूज किया जा सकता है, अल्फाबेट्स का भी यूज किया जा सकता है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक फॉर्मूला दिया गया, क्या था वो, 2n²। क्या बोला गया, 2n²। क्लियर? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि बोहर्स मॉडल में ये जो वर्ड है ऑर्बिट, इस ऑर्बिट वर्ड को क्या लिखा जाता है, सेल में लिखा जाता है। यानी कि हम या तो इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक फॉर्मूला दिया गया 2n², जहां पे अब ये जो n है, ये जो n है, ये n क्या रहेगा, ये रहेगा नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट ये रहेगा। कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने n का वैल्यू लिखा, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, ये 2 कॉलम आ गए मेरे पास। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है 2n²। क्लियर, 2n² है, यानी कि n का वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। n का वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ये अगर 3 है तो ये 18 आ जाएगा। n का वैल्यू अगर 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। या आप आराम से इससे निकाल भी सकते हो। क्लियर? तो बोहर ने जो ऑर्बिट है उसके लिए एक सेल वर्ड का यूज किया अलग से, दोनों वर्ड यूज होते हैं, ऑर्बिट भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, सेल भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो नंबर n का मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल रहेगा, और नॉर्मली हम 4 सेल तक की बात करते हैं, 1 2 3 4, 5 हम बाय चांस कभी यूज करते हैं। तो 4 सेल है, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, k आएंगे, 2 आएंगे, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबरिंग का भी यूज किया है 1 2 3 4, और इसके लिए हमने KLMN का भी यूज किया है। यानी कि ये कौन सा सेल है, ये 1 है तो ये K सेल हो जाएगा, and 2 है तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, N। तो जो K सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, L उसमें 8, M उसमें 18, N उसमें 32। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर? नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। काफी आसान चीजें इसमें, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे।
ओके, अच्छे से नोट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में है, उस सर्कुलर ऑर्बिट को सेल कहते हैं, उसका एनर्जी फिक्स है, उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उसको हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल सेल है, ओरिजिनल यानी कि जिसमें वो स्टार्टिंग से है, नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल वर्ड, अलग अलग वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, इनमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नॉर्मल लिखा मिल सकता है, स्टेशनरी लिखा मिल सकता है, एनर्जी लेवल लिखा मिल सकता है। एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट या सेल को बोला जाता है एनर्जी लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो स्टार्टिंग सेल होगा जिसके अंदर वो ऑलरेडी फिल है, फॉर एग्जांपल वो के में प्रेजेंट है या वो एल में है या वो एम में है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा कि वो स्टेशनरी स्टेट है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? ओके जी। आगे अगर देखा जाए तो हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिए। क्लियर? आगे नेक्स्ट अगर देखते हैं तो उन्होंने बात किया था एनर्जी पर, किसके ऊपर? एनर्जी पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एनर्जी निकालना है या इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो तो हमें पता ही है। अब अगर सेल का एनर्जी हमें निकालना पड़े, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो ऑर्बिट है या सेल है उसका एनर्जी फिक्स होता है, तो एनर्जी कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। तो फॉर्मूला क्या था? -2π² m e⁴ z² n² h²। क्लियर? -2π² m e⁴ z² n² h²। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है आप ध्यान से देखिए कि आपको पता है पाई का वैल्यू फिक्स होता है, पाई आप अच्छे से पहचानते हो। एम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, जो डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम का हम एनर्जी निकाल रहे हैं, कौन से सेल का निकाल रहे हैं। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट हो जाएगा जो 1 2 3 पुट करते हैं, और एच क्या हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इनमें ध्यान से देखो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, आपको पता है 9.1 वैल्यू होता है, 9.1 × 10⁻28 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव। जेड डिपेंड करेगा कि कौन से एटम की बात हो रही है, कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एन नंबर ऑफ सेल, कि हम कौन से सेल की निकालें, क्योंकि हमने 4 पढ़ लिए, 1 2 3 4 यानी कि के एल एम और एन, ठीक है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि m क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻28 ग्राम ले लिया, ये हो जाएगा 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एटम पर। फॉर एग्जांपल की हाइड्रोजन की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन नंबर ऑफ सेल है तो एन हम हमेशा क्या पुट करेंगे? 1 2 3। क्लियर? और एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि ये वैल्यू भी फिक्स है। तो इसमें 2 वैल्यूज ये फिक्स हो गया और एक लास्ट वाला वैल्यू, 3 वैल्यूज फिक्स हो गई, यानी कि इसको आगे सोल्व किया जा सकता है। तो इसको अगर आगे एनर्जी को सोल्व किया जाता है, मैंने ई एन लिख दिया, अब मैं एक वेरिएबल है एनर्जी एंड, यानी कि कौन से सेल का निकाल रहे हैं, क्योंकि अब ये सारा किस में है, ठीक है, ये सारा किस में है अभी? किलो जूल पर मोल में है ये। और जब इसको हम सॉर्ट करें, मान लो हमने पाई का वैल्यू डाल दिया, एम पुट कर दिया, ई कर दिया और एच कर दिया, ये सारे वैल्यूज पुट हो गए, यानी कि यहाँ से क्या बचा है? जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा है? एन स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद में -1312 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला किलो जूल पर मोल। अगर आपको आगे और सोल्व किया जाए तो ये आ जाएगा En = -13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सेकंड, ठीक है। यही शॉर्टकट हम यूज करेंगे, ज्यादातर इसी का यूज होगा, लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन अगर मैं निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन का मतलब कि मेरे पास H का वैल्यू है,
सॉरी हमारे मेरे पास जेड का वैल्यू है, तो फॉर हाइड्रोजन जो जेड है वो कितना हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया तो ई एन क्या आ गया, ई एन क्या आ गया, ई एन आ गया -13.6। जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो डिवाइड बाय मेरे पास क्या बचेगा, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो जी, ये किसके लिए आ गया, नाइट्रोजन के लिए। अब ई एन है, एन का वैल्यू अभी तक हमने नहीं डाला। अगर मैं एन का वैल्यूज भी पुट करूं कि हाइड्रोजन के लिए पहले सेल का एनर्जी, दूसरे सेल का एनर्जी, अब जरा देखिए कैसे होगा। जैसे कि मैंने अब पुट किया n इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल है ये, कौन सा, मैं बात कर रहा हूँ के की, के सेल की बात कर रहा हूँ, तो ई एन 1 आएगा, एनर्जी निकाल रहे हैं n1 यानी कि फर्स्ट सेल का के का निकाल रहे हैं। तो जब पुट किया जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा -13.6। क्लियर। जब मैं en2 निकालूंगा यानी कि n का वैल्यू क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब 4 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा -3.4। ठीक है, 4 है ऊपर 13 है तो ऐसे बात 3 पे ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा en3, n का वैल्यू 3, अब 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 9 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 पे जाएगा, तो ये -1.51 आएगा, कुछ इस प्रकार है सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम सेल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेल में जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं, क्लियर, वैसे वैसे माइनस का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा एनर्जी है ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि के का एनर्जी, ये कौन से सेल का है, के का, ये एल है, ये एम है, तो के का एनर्जी कब, फिर एल, फिर एम और फिर एन, ये आता है एनर्जी का ऑर्डर। चलिए के एल एम और एन, ये एनर्जी के ऑर्डर आ गए। ओके, ठीक है, कीजिए, नोट कीजिए। तो ये एनर्जी का पॉइंट था, इसको बोहर्स फॉर्मूला बोला जाता है। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा, ये बोहर फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बोहर ने दिया था। इसी प्रकार उन्होंने रेडियाई के लिए दिया था। रेडियाई के लिए क्यों दिया, मतलब क्या है रेडियाई का, कि जब उन्होंने बता दिया कि ऑर्बिट अलग अलग हैं, पहले के आता है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीली बनाया जाए तो जैसे न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, अब ऑर्बिट हमने कितने ले लिए, 1 2 3 4, यानी कि के एल एम और एन। तो जब मैंने बनाने शुरू किए सर्कुलर ऑर्बिट बनाने, तो पहले के है, फिर एल है, फिर एम है, यानी कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कुछ इस प्रकार है। यानी कि अब रेडियस, क्योंकि सर्कल अपने आप में सर्कल है, तो इनका न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से इनका क्या है, एक डिस्टेंस है। अब देखा जाए तो के का जो साइज है वो सबसे स्मॉल है, फिर बड़ा साइज किसका है, एल का, फिर उससे बड़ा साइज किसका है, एम का। तो जरूरत किसकी पड़ी, फिर जरूरत पड़ी रेडियाई की, किसकी पड़ी, रेडियाई की, यानी कि रेडियस निकालना पड़े। ठीक है, अब रेडियस निकालना है तो भाई आर लिखा, एन यानी कि कौन से सेल के निकालनी है, तो जनरल फॉर्मूला दिया गया आर एन इक्वल टू आर नोट, और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड आ जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, साइड में डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अब ये आर नोट है, आर नोट क्या है, मिनिमम रेडियस है, किसके लिए, के लिए, यानी कि आर नोट का जो वैल्यू है वो रहेगा 52.9 पिकोमीटर फॉर के से, किसके लिए, के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूं, फॉर हाइड्रोजन अगर मैं निकाल रहा हूं, तो जेड का वैल्यू क्या आ गया 1, तो आर एन क्या आ जाएगा, आर नोट पुट कर दिया 52.9। ठीक है, और आगे क्या बचा सिर्फ एन स्क्वायर। अब जेड का वैल्यू भी पुट हो गया, आर नोट भी पुट हो गया, अब एन का वैल्यू डालना है, एन का वैल्यू लिखते जाओ, वो मल्टीप्लाई होकर रेडियस से बड़ा होता जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर एक चीज और निकालनी पड़े, क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब
कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, चाहे वो k में हो, l में हो, m में किसी में हो, तो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किस स्पीड के साथ वो दौड़ रहा है। तो वेलोसिटी अगर हमें निकालना पड़े तो सेम वही आएगा, क्या कि vn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v नोट, और ये क्या हो जाएगा, z बाय n हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में निकलेगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलेगा। किस में निकलेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। यूनिट वो चेंज भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे सेम v नोट आ गया, तो v नोट का जो मिनिमम वैल्यू होगा v नोट, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.188 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या डालना है, इसमें z का वैल्यू पुट करना है, n का करना है। z वही हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीजें एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी कि हमने एटम है वो कौन से एलिमेंट का ले रखा है। ठीक है, तो नोट कीजिए। ओके, तो एनर्जी के बारे में बोहर मॉडल से पता चला, रेडियस के बारे में क्लियर, और वेलोसिटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो एक मेन पॉइंट था, लिमिटेशन का पॉइंट, अगर डिटेल में एक्सप्लेन करें कि रुदरफोर्ड मॉडल में ये लिमिटेशन निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, लेकिन बोहर ने इस बात से मना कर दिया। बोहर ने ये कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भी है, लेकिन वो पहली बात ऑर्बिट फिक्स है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन, उसका साइज छोटा नहीं होगा। जो इस ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो ऑर्बिट फिक्स है, इसका मतलब ऑर्बिट का साइज चेंज नहीं होगा। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो लिखेंगे नो एनी टाइप ऑफ, इसको आप बना लीजिए थर्ड पॉइंट, नो एनी टाइप ऑफ एनर्जी रेडिएट ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मोशन कर रहा है या रिवॉल्व वो कर रहा है, तो उस टाइम वो कोई भी एनर्जी है वो रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज देख लेना, अब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब ध्यान, जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, यानी कि अगर जब बात की जाए स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जहां भी प्रेजेंट है, इनिशियल जो इलेक्ट्रॉन का स्टेट है, उसको हमने अभी तक एक वर्ड लिखा था स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे वो के में हो चाहे एल में हो, जो उसका इनिशियल सेल है, जो उसका स्टार्टिंग सेल है, उसको हमने बोला था स्टेशनरी स्टेट। यानी कि जब तक वो अपने स्टेशनरी स्टेट में है तब तक वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, अब बाद में कंडीशन बनाई गई कि कंडीशन है वो क्या है, इफ एटम gain the energy, then electron change their orbit और सेल, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा फिर एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। देखो, अगर मैं इसको भी पूरा करूं कि नो एनी टाइप ऑफ एनर्जी रेडिएट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन देयर नॉर्मल, और इसको बोला जाएगा ग्राउंड स्टेट। जब तक वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, अपने स्टार्टिंग के सेल में है, तब तक वो सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर एटम ने एनर्जी गेन किया, देखो एटम एनर्जी गेन करने का मतलब है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो एनर्जी ले रहे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर अपना सेल क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट था, यानी लोअर एनर्जी का। अभी अभी हमने क्या देखा, हमने देखा के का एनर्जी कम, फिर एल, फिर एम और फिर एन, एनर्जी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेने के बाद किस में जाएगा, लोअर टू
हाइयर, अब लोअर टू हाइयर का मतलब कि यहाँ पर एनर्जी कम है और यहाँ पर एनर्जी क्या है, ज्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी E1 मान लो, इसकी एनर्जी क्या मान लो, E2 मान लो। क्लियर? ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये मैंने सेल बना दिए दो, ये K है, ये L है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, K सेल में है। अब एटम को हमने क्या दे दिया, हमने एटम को दे दिया एनर्जी। अब एटम को एनर्जी देने का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, नेक्स्ट सेल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी बैक नहीं आता, एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन बैक नहीं आगे मूव करता है, हायर एनर्जी में जाता है। ठीक है, तो के सेल का अपना एनर्जी है E1, एल का अपना एनर्जी है E2, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो जितना एनर्जी दिया उसके अकॉर्डिंग वो अपना सेल चेंज करेगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं चेंज इन एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्या निकल सकता है, E2 माइनस E1 निकल सकता है। क्लियर? अब आगे क्या कहा उन्होंने कि जो एक्साइटेड स्टेट में चला गया अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, लेकिन ध्यान रखना कि एक्साइटेड स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट is unstable for electron, यानी कि एटम जितना एनर्जी गेन किया था वो उतना एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी कि एटम कुछ टाइम के बाद अगर K से L में गया है तो L से वो वापस किस में आएगा, K में आएगा, वो क्या करेगा, मूव बैक करेगा। ठीक है, तो अनस्टेबल फॉर इलेक्ट्रॉन, सो it come back and at this time it release the energy। ये वो एनर्जी होगी, इस टाइम वो एनर्जी रिलीज करेगा। ध्यान रखना, उसका जो चार्ज है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उसके पास रहेगा ही रहेगा, वो अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन वो कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी उसने गेन की थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना एनर्जी था, उसने क्या लिया, एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा को लेकर वो कहां चला गया, हायर सेल में, हायर एनर्जी लेवल में। अब वो हायर में चला गया। क्लियर? अब वो क्या कर रहा है, वापिस आ रहा है, कम बैक, और जो वापिस आ रहा है तब वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और एक बात ध्यान रहे कि जो एनर्जी उसने गेन की थी उतनी ही वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी कि दोनों एनर्जी की जो अमाउंट है वो रहेगी सेम, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया गया है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। जितना लेकर वो शिफ्ट हुआ था आगे वाले सेल में उतना ही वो रिलीज करके वापस आएगा, ये फिक्स होता है। देखिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा वो डिपेंड करता है कि उसने कितना फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज किया। ठीक है, इसका भी फिक्स है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना एनर्जी उसको चाहिए। क्लियर? तो एक होता है नॉर्मल स्टेट, एक होता है ग्राउंड, सेम बोलते हैं उसको, रहेगा एनर्जी लेने के बाद वो किस में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा E E2 माइनस E1। क्लियर? अब यहाँ पे अलग से हेडिंग दे दी जाती है कई बार, इसी पॉइंट को, जो हमने थर्ड, देखो हमने पॉइंट कम बनाए, चीजें बहुत ज्यादा कर ली हमने। आप चाहो तो इन सभी को अलग अलग पॉइंट बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपना बुक रीड करके, जो भी मटेरियल आपका, अलग अलग पॉइंट आप बना सकते हो 4, 5, 6। या आपको लगे कि सर इतना बता दिया, पॉइंट 3 ही हुए, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। एक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या वर्ड आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब उस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में क्या आता है, वो भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, वो क्वांटाइज्ड है। वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो कई बार पूछ लिया जाता है अलग से, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट एनर्जी या एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी।
ठीक है। अब दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हम फॉर एग्जांपल किसी सेल के लिए बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? सेल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, क्यों बता रहे हैं? देखो अगर सेल के लिए मैं बात करूं तो क्या है कि हर एक सेल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फिक्स है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? वो भी फिक्स है। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का एनर्जी क्या हो गया? क्या हो गया? फिक्स हो गया। सेल का एनर्जी क्या हो गया? फिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कि सेल का जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो सेल का एनर्जी फिक्स है। या अब इसको मैं इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करूं तो इलेक्ट्रॉन का अपना तो एनर्जी है, उसका जो चार्ज है, उसका जो चार्ज है वो तो अपना है ही। वो क्या करता है? एक्स्ट्रा गेन करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा गेन करता है। एक्स्ट्रा गेन करके वो कहां जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड से जाके वो फिर वापस रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद वो वापस कहां पे आता है? ग्राउंड स्टेट में आता है। क्लियर? और एक मैंने क्या कहा कि गेन एनर्जी इक्वल है किसके? रिलीज के। दोनों का अमाउंट क्या होता है? सेम। यानी कि जितना एक्स्ट्रा उसने गेन किया है, जितना एक्स्ट्रा उसने गेन किया है उतना ही वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। मतलब इसका जो खुद का एनर्जी था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, पहले लिख लीजिए, मैंने सारी चीजें शॉर्टकट लिखी है। ठीक है, ओके। ओके, तो अलग अलग तरीके से सेल के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन के सेल चेंज के अकॉर्डिंग बता दिया। और एक पॉइंट आप और बता सकते हो सिंपल, अगर और भी इजी करना है तो आप क्या लिख सकते हो कि ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन नॉट बी गेन और लॉस द एनर्जी। कि जब वो मूव कर रहा है, जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम वो ना तो एनर्जी गेन करता है ना वो रिलीज करता है, तो उसकी एनर्जी रहती है फिक्स। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो अलग अलग तरीके से समझा दिए कि सेल का एनर्जी क्वांटाइजेशन किस वजह से, इलेक्ट्रॉन का किस वजह से, किस वजह से वो एनर्जी बना रहता है उसका। क्लियर? तो ये कंप्लीट था बोहर मॉडल ऑफ एटम। कुछ चीजें बची है, लाइन स्पेक्ट्रा का एक पॉइंट रहता है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।